हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने ओम्स लॉ तक पढ़ा था। आज हम उससे आगे करेंगे ओम्स लॉ से। जो ओम्स लॉ था, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी द 1 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फॉलोइंग आर 1 एम्पियर। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है ना। अगर हम ओम्स लॉ को ड्राइव करें तो ओम्स लॉ हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू में आई आर। जो ये R है, इस R को हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ओम्स लॉ जो है वो किसी कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अंदर फ्लो करंट के, जो कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको रिमूव करने के लिए कांस्टेंट हम यूज करते हैं, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? तो रेजिस्टेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब V इज इक्वल टू में आई आर, ये हमारे पास वहां से फॉर्म ड्राइव होकर आएगा। R इज इक्वल टू में V अपॉन में आई। आई जो है वो मल्टीप्लाई में है R के, जिसकी वजह से वो I जो है मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के V के, यानी V अपॉन में I बन जाएगा R इज इक्वल टू, यानी कि 1 ओम्स जो है वो हमारे पास 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर हो जाएगा। अब रेजिस्टर्स क्या होते हैं? रेजिस्टर्स जो होते हैं, द करंट थ्रू द कंडक्टर रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वैसे उसको हम रेजिस्टर्स के कहते हैं। और इसको हम जो लिखते हैं, ये जो होता है हमारे पास R, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया को जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन को रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट का यूज करते हैं, जिसे हम रो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रो के। ये जो P जैसा साइन आपको दिख रहा है इसके अंदर, जो रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर, जो ये रो का साइन है हमारे पास, जो P की तरह दिख रहा है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है हमारे पास? ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, जो हमारे पास जब बन के आता है तो ये R इज इक्वल टू में R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की लेंथ पे, ठीक है। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, वो फैक्टर जिसके ऊपर जो है कंडक्टर, वो सारे फैक्टर जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इफेक्टेड होते हैं, कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, वो सारे फैक्टर जो कि हमारे रेजिस्टेंस जो है जिन जिन चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है। पहला आता है किसी कंडक्टर की, फर्स्ट जो है इसके अंदर ऑन इट्स लेंथ, कंडक्टर की लेंथ, यानी कि जो हमारे पास कंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा उसकी लंबाई कितनी है। सेकेंड पॉइंट आता है ऑन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि वो कितना थिक है, कितना मोटाई है, कितना थिन है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो अगर ज्यादा मोटा होता चला जाएगा या ज्यादा पतला होता चला जाएगा तो रेजिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करता चला जाएगा, ठीक है ना। ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, थर्ड पॉइंट है कि मटेरियल कैसा है, यानी कि जो हमारी कंडक्टर है उसका मटेरियल कौन सा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, एक्सेट्रा, जो सा भी हमारा मेटल है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस उसका कम होगा या फिर ज्यादा होगा। इसी से हमारे पास बन के आता है एक फॉर्मूला, जिसे हम रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। किसी भी कंडक्टर की जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, किसके? रेजिस्टेंस के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया की, किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, जिसकी वजह से जो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इसके अंदर हम यूज करते हैं, जिसे हम रो कहते हैं। ये जो P जैसा साइन आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम रो के नाम से जानते हैं, RHO, रो। ये रो जो होता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, जो हमारे रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करता है, जिसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी कंडक्टर की लेंथ की। और सेकंड पॉइंट है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया की कंडक्टर के। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। किसी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज होती रहती है उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, एलॉय जो होता है एक ऐसा मेटल होता है जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है मेटल्स का। किसका?
यानी दो से ज्यादा मेटल से नॉन मेटल आपस में मिले होते हैं, जिसकी वजह से एलॉय बनता है। जब मेटल से दो से ज्यादा कोई मेटल आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम एलॉय कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन द कंस्टिट्यूटिव मेटल। जो प्योर मेटल होता है उसके मुकाबले एलॉय की रेजिस्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कॉपर और निकिल, जब कॉपर और निकिल को आपस में मिलाया जाता है तो एक हमारे पास मिल जाता है एक एलॉय, जिसकी रेजिस्टिविटी हायर हो जाती है और वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्या नहीं होता? ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता जल्दी से, क्योंकि जितना वो एलॉय ज्यादा बनता चला जाएगा उतना ही वो मजबूत होता चला जाएगा, उसकी वजह से वो जल्दी से डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। रेडिली एट हाई टेम्परेचर, फॉर दिस रीजन दे मे कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। जितने भी हमारे घर के अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, गैजेट्स यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया हमारे घर के अंदर, ठीक है, इन सब के अंदर या इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, जो पहले इलेक्ट्रिक बल्ब आता था, या फिर हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, इन सब के अंदर जो एलॉय यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? एलॉय यूज किया जाता है, क्योंकि एलॉय का जो रेजिस्टिविटी वो अधिक होती है, जिसकी वजह से जो है उसके अंदर टेम्परेचर वो जल्दी से मेल्ट नहीं हो पाता वो। क्लियर? फॉर एग्जांपल टंगस्टन, टंगस्टन जो है एक ऐसा मेटल है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिलामेंट की तरह यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? फिलामेंट का, क्योंकि टंगस्टन का जो है मेल्टिंग पॉइंट, या फिर ये कह सकते हो टंगस्टन जो है कि उसकी रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता। क्या नहीं होता है? मेल्ट नहीं होता है। क्लियर? द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं V इज इक्वल टू में V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर? और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम V1 का रिलेशन निकालते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो V1 इज इक्वल टू में IR1, V2 के लिए हो जाएगा IR2 और V3 के लिए हो जाएगा IR3। जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो V इज इक्वल टू में हमारे पास IR इज इक्वल टू में I इनटू में R1 प्लस R2 प्लस R3। I को इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा तीनों में से, जिसकी वजह से हमारे पास जो बन के आएगा I जब मेन I से सेम I से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम है, टोटल करंट जो है सबका सेम रहेगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास RS इज इक्वल टू में R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सर्किट सीरीज के अंदर, जो रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर लगे होते हैं, उन सारे रेजिस्टेंस का सम भी जो है मेन रेजिस्टेंस के यानी टोटल रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है। ठीक है? तो टोटल रेजिस्टेंस का सम जो है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू में सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस हमने सर्किट के अंदर इस्तेमाल किए हैं, यूज करे हैं, उन सब का रेजिस्टेंस का जो सम वैल्यू होगी, उन सब का सम जो होगा वो मेन रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है? सर्किट पैरेलल होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस जो होते हैं वो पैरेलल फॉर्म में लगाए जाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है हमारे पास R1, ये R2 है और ये R3। ये तीनों रेजिस्टेंस जो है एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल लेट अस द 3R। सपोज करो इसके अंदर हमने 3R लिए, यानी कि 3 रेजिस्टेंस लिए, R1 R2 R3, that are connected in the parallel in circuit। सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमने उसको पैरेलल फॉर्म में लगा। अब हमारे पास है डेरिवेशन है, जो सर्किट हमारे पास जो बन के आया है, जब हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल फॉर्म में बन के आएगा, वो I1, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना, हर रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होने वाला करंट का सम जो है वो मेन करंट के बराबर होगा। कैसे? मेन करंट के बराबर होता है। ठीक है? यानी कि मेन I, यानी कि I इज इक्वल टू में I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है? लो पढ़ा था, ओम्स लॉ इज इक्वल टू था हमारे पास V इज इक्वल टू IR। अगर I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो I इज इक्वल टू में V अपॉन R। ठीक है ना? I इज इक्वल टू में V अपॉन R। ये तीन फॉर्म है हमारे पास। अगर I1 देखते हैं तो I1 इज इक्वल टू में V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू में V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू में V अपॉन R3। ठीक है ना? V अपॉन R3 हमारे पास I3 हो जाएगा। I की वैल्यू जो होती है, मेन I जो होता है, उस सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस करंट होता है, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस के अंदर जो बहने वाला करंट है, उन सबका करंट का सम जो है वो मेन I होता है, टोटल करंट होता है। क्या होता है हमारे पास? वो टोटल करंट होता है, जिसकी वजह से अगर हम I की वैल्यू को देखते हैं तो V अपॉन R
इज इक्वल टू में V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे पास बन के आ जाएंगे। इसके अंदर V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है तीनों सर्किट के अंदर मेन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, जिसकी वजह से जो है V कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस से, और हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी 1 अपॉन R इज इक्वल टू में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो होगा ये हमारे पास जब बन के आएगा जब रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में ना होके पैरेलल में होंगे। कैसे होंगे? जब रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल फॉर्म में आएंगे तो उस कंडीशन पे हमारा रेसिप्रोकल होता है हमारे पास इसके अंदर द रेसिप्रोकल ऑफ अ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। जो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है द सेवरल रेजिस्टर connected in the parallel is equal to the sum of reciprocal of the individual resistance। प्रत्येक यानी कि हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल का सम होता है वो टोटल मेन रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। ठीक है ना, इसी